रिया चिल्लाते हुए कहती है कि हम अपनी कंपनी की तरफ से तुम्हारे साथ ऑपरेटर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करते हैं। रिया की बातें सुनकर जितेंद्र तो घबरा जाता है। वो गुस्से में लाल आंखों से मनीष को देखते हुए कहता है, मनीष, तुम किसी के कार को बिना इन्वेस्टिगेट किए कैसे ब्लॉक कर सकते हो? जाकर मौर्य से तुरंत माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें यहां जान से मार दूंगा। जितेंद्र की बातें सुनकर मनीष बहुत डर जाता है। वो तुरंत लक्की के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। वो माफी मांगते हुए कहता है कि मिस्टर मौर्य, इसमें सिर्फ मेरी गलती थी, कंपनी की कोई भी गलती रही थी। प्लीज कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म मत कीजिए। तभी लकी को रिया फोन में कुछ दिखाने लगती है, जिससे साफ हो गया था कि मनीष ने सिर्फ लकी के साथ ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा किया था, और जितेंद्र ने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि जितेंद्र और मनीष जीजा साला जो थे। अब लकी को समझ आ रहा था कि क्यों जितेंद्र ने मनीष को कंपनी से निकाला नहीं बल्कि माफी मांगने को कहकर सारा मामला सेटल करना चाहता था। और साला भी होशियार, उसने भी झट से सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया ताकि कंपनी को कुछ न हो और कंपनी के ऊपर कोई भी जांच न हो जिससे उनका भांडा न फूटे। वो रिया की तरफ देखते हुए सोचने लगा, ये लड़की सच में वाइस प्रेसिडेंट का पद डिजर्व करती है। इसने इतनी जल्दी इस कंपनी की कुंडली निकाल ली। आई एम इम्प्रेस्ड। उन दोनों की तरफ देखते ही लकी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो गुस्से से मनीष को देखते हुए कहता है कि तुम तो बड़े कमीने इंसान निकले। इतना कहकर जितेंद्र की तरह देखते हुए कहता है, और तुम भी कोई काम नहीं हो, सब जानते हुए भी इसका खूब साथ दिया। वो आगे कहता है कि कैबर टैक्सी एजेंसी का शेयर होल्डर के तौर पर मैं रिया के रेजोल्यूशन को अप्रूव करता हूं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ खत्म होता है आज से। लकी की बातें सुन दोनों का सिर शर्म से नीचे हो जाता है। तभी लकी का फोन रिंग करने लगता है। वो रिया को आगे का देखने को कहकर कॉल पिक करने के लिए बाहर चला जाता है। ये कॉल राधिका किया था। वो कहती है कि लकी, कल मेरे दादाजी का बर्थडे है, तो क्यों ना हम आज शाम को कुछ कपड़े लेने के लिए चलते हैं। कुछ तुम भी ले लेना, ठीक है? ठीक है, शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। इतना कहकर लकी फोन रख देता है। लकी कुछ सोचने लगता है। ऐसे ही खाली हाथ मैं उनके जन्मदिन पर नहीं जा सकता। वैसे राधिका के दादाजी को क्या पसंद हो सकता है? कोई मनमोहक पेंटिंग या कोई सामान? लकी ये सोच ही रहा था कि तभी वहां रिया जाती है। मुस्कुराते हुए कहती है कि मौर्य, मैंने सारा मामला सेटल कर लिया है। आपके कार का नंबर अब अनब्लॉक हो चुका है और हमने अपने ऐप पर अपडेट कर लिया है। क्या अब से ड्राइवर को एक अलग से परमिशन मिलेगी? लकी ने कहा। रिया फोन दिखाते हुए कहती, हां, हमने नए फंक्शन को ऐड किया है जिससे इसे और भी आसान कर दिया है। अब से यूजर तुम्हारे कार को सर्च कर सकते हैं और पहले से ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और तुम अपनी पसंद से उनमें से किसी को चुन सकते हो। लकी भी खुश होते हुए कहता है, क्या बात है, ये तो बड़े काम का लग रहा है। अच्छा, मुझे याद आया, मुझे एक फ्रेंड के दादाजी के बर्थडे पर जाना है, तो मुझे एक बढ़िया सा कोई सामान या पेंटिंग वाली चीज जहां मिलती हो बता सकती हो? रिया कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, सर्वेश लाल की पेंटिंग कैसी रहेगी? लकी हैरान होते हुए बोला, क्या बात कर रही हो? क्या तुम सर्वेश लाल की पेंटिंग कहीं से पा सकती हो? रिया कहती है कि हमारे मदान सर ने पिछले साल में ही 2 पेंटिंग कहीं से प्राप्त की थी। एक सर्वेश लाल की द व्हाइट हॉर्स नाम की है। अगर आपको चाहिए तो मैं अपने असिस्टेंट को भेज दूंगी जल्दी से लाने के लिए। रिया, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। वैसे ये कितने की है? मैं तुम्हें अभी उसके पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। लक्की की बातें सुनकर रिया लक्की से कहती है कि मौर्य, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? नहीं, हम नहीं ले सकते। लकी कहता है कि पेंटिंग द डार्क मून होटल के मैनेजर रविंद्र को भेज देना। वैसे मैं लोगों का फेवर लेना पसंद नहीं करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें कैबर टैक्सी कंपनी का 1% इक्विटी शेयर पेंटिंग के एक्सचेंज के रूप में देता हूं। यह सुनकर तो रिया को धक्का सा लग गया। 1% शेयर यानी करोड़ों रुपए। मौर्य तो बहुत नोबल मैन है, प्रिया मन में सोच रही थी। लकी वहां से जाते हुए कहता है, चलो अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं, तुम अपना जारी रखो, जो भी कर रही थी मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। प्रिया कहती है, ठीक है मौर्य, वैसे हमारे सीईओ भी आपसे मिलना चाहते हैं।
वो आपको गेस्ट के तौर पर इनवाइट किए हैं। लकी हाथ हिलाते हुए जाते हुए बोला। समय आने पर हम सब जरूर मिलेंगे, ये सब भाग्य पर छोड़ दो। इतना कहकर लकी अपना कार लेकर वहां से निकल जाता है। तभी उसके फोन पर एक ऑर्डर आता है, केपी रोड से थे डार्क मून होटल तक। लकी कहता है कि क्या बात है, मेरी ही जगह पर। वो तुरंत इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। केपी रोड पर एक लड़की कई बैग लिए हुए फोन पर बात कर रही थी। चिंता मत करो बेबी, तुम होटल में इंतजार करो, मैं बस आ रही हूं। अगर तुम अच्छे से रहोगे तो मैं तुम्हें तरह तरह के वो वाले कपड़े पहनकर दिखाऊंगी। वो बातें कर रही थी कि तभी वहां लकी की कार आकर रुकती है। वो कहता है, हेलो मिस, क्या आप आरोही सिंह हैं? लास्ट नंबर 1388। वो लड़की कहती है कि तुम कौन हो? हाँ, मैं ही हूं। लकी हंसते हुए कहता है कि मैं टैक्सी ड्राइवर हूं, जिसे आपने बुलाया था, अंदर आ जाइए। आरोही कहती है, क्या बात है, तुम्हारी कंपनी तो बहुत अच्छी है, काफी अच्छा मार्केटिंग स्कीम लगाई है। लकी कहता है कि ये कोई कंपनी का आइडिया नहीं है, ये मेरी ही कार है। आरोही कहती है कि क्या बात कर रहे हो, कौन सा अमीर लड़का स्पोर्ट कार के साथ ड्राइविंग का काम करता है? तुम क्या सोचते हो, मैंने दुनिया नहीं देखी है? लकी अपने ड्राइविंग पे फोकस करते हुए सोचता है, छोड़ो इसकी बातों को, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा कार मेरी ही रहेगी, तुम चाहे मानो या ना मानो। अभी के लिए तो मेरा टास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देश कार को थोड़ा तेजी से मोड़ता है। आरोही कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम घुमाकर क्यों ले जा रहे हो? क्या तुम मुझसे ज्यादा पैसा लेना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं कि क्या कि मैं थोड़ी जल्दी में हूं? लकी मना करते हुए कहता है कि मैं कोई आपसे ज्यादा पैसे नहीं मांग रहा हूं, मैं शॉर्टकट ले रहा हूं। और फिर वह आरोही के बैग को देखने लगता है, जो कि सभी अंडरगारमेंट्स के थे। ये देखकर लकी सोचता है कि अच्छा तो ये बात है। द डार्क मून होटल। लकी आरोही को इसी होटल में कार से उतार देता है और आरोही सीधे अंदर चली जाती है। लकी उसे अंदर जाते हुए देख मन में सोचता है कि मैं आशा करता हूं कि ये लड़की कुछ सीरियस नहीं करेगी, नहीं तो ये सीधे फ्रंट डोर से जाने की हिम्मत नहीं करती। तभी लकी को 1 स्टार रिव्यू मिलता है। लकी फोन देखते हुए बोलता है कि इस लड़की से 5 स्टार रिव्यू लेना तो बड़ा मुश्किल काम है, छोड़ो इन सबको। वो होटल के अंदर जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद राधिका के साथ शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ता है। दोनों साथ ही एक शॉपिंग मॉल में आ जाते हैं। लकी आशा भरी नजरों से राधिका से कहता है, तुम मुझे 5 स्टार रिव्यू क्यों नहीं दे रही हो? राधिका मुस्कुराते हुए कहती हैं, 5 स्टार रिव्यू? ये तो तुम्हारे आज के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। लकी कहता है कि क्या तुम मुझे बैग कैरी करने के लिए कह रही हो? राधिका कहती है कि ऐसा ही कुछ, यानी एक स्टोर देखकर कहती है कि लगता है ये स्विमिंग सूट स्टोर है, चलो हम एक स्विम सूट बाय करते हैं। स्विम सूट की बात सुनकर लकी राधिका से कहता है कि स्विम सूट खरीदने के बाद तुम अपना वादा पूरा करने के लिए लायक हो जाओगी। राधिका शर्माते हुए बोली, तुम मुझे हमेशा अपने ट्रिक में फंसा लेते हो। अगर मैं पहले से जानती होती कि प्लैटिनम एरिया का नंबर 1 रेसिडेंट तुम्हारा है तो मैं वो सब कभी नहीं कहती। लकी राधिका की कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, अच्छा चलो, अब अपने आप को फोर्स मत करो। वैसे हर बार शर्त तो पहले तुम ही लगती हो, मैं तो पहले कभी नहीं करता। अचानक लकी के राधिका के कंधों पर हाथ रखने से राधिका का चेहरा लाल हो जाता है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहां एक सेल्स गर्ल आकर कहती है कि सर और मैडम, मैं आपकी क्या और कैसे मदद कर सकती हूं? सेल्स गर्ल उन दोनों को अंदर ले जाती है। लकी वहीं के काउंटर पर ही राधिका का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद राधिका गिरा हुआ फेस लेकर आती है। वो थोड़ा नर्वस भी थी। वो लकी से कहती है कि चलो अब यहां से हम चलते हैं, हम अब और शॉपिंग नहीं करेंगे। लकी राधिका से कहता है कि तुम क्यों नहीं खरीदना चाहती? राधिका कहती है कि यहां कोई सूटेबल कपड़े नहीं मिल रहे हैं, तुम अपना खरीद लो फिर हम चलेंगे। लकी राधिका की बात सुनकर कहता है कि अगर तुम कुछ नहीं बाय करेगी तो मैं भी नहीं करूंगा। यहां तो काफी स्टाइलिश चीजें थीं, तो उनमें से कोई पसंद नहीं आया? राधिका लकी के नजदीक आकर उसके कान के पास कहती है, अरे स्टाइल में तो काफी थी लेकिन साइज में नहीं थी। यहां ये बातें राधिका ने काफी धीरे से कही थीं, लेकिन फिर भी सेल्स गर्ल सुन लिया था। वो बोलती, हमारे यहां तो काफी साइज में अवेलेबल है। लकी राधिका को देखने लगता है।
वो बड़े ध्यान से राधिका को देख रहा था। लकी को ऐसे देखेते देख राधिका तुरंत दूसरी तरफ मुड़ जाती है। वो कहती है कि लकी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जब मैंने कह दिया तो कह दिया, अब चलो यहां से। लकी हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ, भूल जाओ इसे, हम दूसरी स्टोर पर चलकर देख लेते हैं अच्छी अच्छी डिजाइनों को। दोनों उस शॉप से बाहर चले जाते हैं। दोनों भर भर कर शॉपिंग करते हैं। लकी ने भी कई सूट लिए थे अपने लिए। दोनों को बस बचा था तो स्विम सूट लेना। दोनों आगे चलते जाते हैं तो एक स्टोर मिलती है जो कि अंडरगारमेंट से भरा पड़ा था। लकी और राधिका वहीं रुक जाते हैं। लकी भी उस शॉप को देखा है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसके मुंह से निकलता है वाओ। लकी एक फाइबर के बने एक मॉडल को की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि राधिका, उसे देखो, इसमें तो तुम पानी के अंदर तो एकदम किसी जल परी की तरह लगोगी। राधिका उस बिकनी को देख रही थी। वो बोली, चलो यहां से, ये कोई स्विम सूट नहीं है। लकी को वहां से ले जाते हुए राधिका के गाल लाल पड़ गए थे। वो दोनों सेल्स गर्ल के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि स्विम सूट किस एरिया में है। तो वो सेल्स गर्ल उन दोनों को स्विम सूट एरिया में ले आती है। दोनों वहां के कलेक्शन को देखकर हैरान थे। दोनों बस देख ही जा रहे थे। कुछ देर बाद राधिका एक सिंपल सा स्विम सूट लाकर लकी को दिखाते हुए बोली, देखो इसे, इसके बारे में क्या सोचते हो? मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। लकी हाथ झटकते हुए बोला, मेरे हिसाब से ये तुम्हारा एडवांटेज दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं रहेगा। राधिका लकी को हैरानी से देखते हुए बोली, एडवांटेज? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तभी लकी एक स्विम सूट निकाल कर लाता है जो कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग था। लकी उसे दिखाकर कहता है कि मेरे हिसाब से ये वाली तुम पर खूब जचेगी। लकी इतना कहकर अपने ही इमेजिनेशन में डूब जाता है जिसमें वो इस स्विम सूट में राधिका को देख रहा था, जिसके कारण उसके नाक से खून आने लगता है। राधिका लकी की ठरकियों की तरह सोचते देख गुस्से में उसे शर्माते हुए मारने लगती है। कहती है, तुम परवर्ट कहीं के। और लकी बस उस स्विम सूट को लेकर हंसे जा रहा था। कुछ देर बाद राधिका उस स्विम सूट को पैक करा लेती है। तभी लकी एक और सुंदर सी स्विम सूट लेकर आता है और सेल्स गर्ल से कहता है कि इसे भी उसी साइज में पैक कर दो। राधिका लकी को उसे लेने से मना करने लगती है। तभी लकी राधिका के एकदम करीब आकर उसके कान में कहता है, मैंने इसे पसंद किया है ताकि तुम इसे सिर्फ मेरे सामने ही पहन सको। जिसे तुमने पसंद किया है उसे तुम चाहे जहां पहन सकती हो, लेकिन इसे सिर्फ मेरे ही सामने पहनना है। लकी की बातें सुनकर राधिका शर्म के मारे टमाटर जैसी लाल पड़ गई थी। उसके कान भी लाल पड़ गए थे। उसकी दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बस अकेले लकी के साथ इस स्विम सूट में होने के सोचने मात्र से एकदम नर्वस हो जाती है। भले ही दोनों के बीच वो सब हो चुका था। दोनों उस शॉप से सामान लेकर बाहर निकल आते हैं। राधिका लकी से मॉल के ऊपर वाले फ्लोर पर चलने के लिए कहती है। राधिका अपने और लकी के लिए कुछ अच्छा सा ड्रेस अपने दादाजी के जन्मदिन पर पहनने के लिए लेना चाहती थी। दोनों जल्द ही दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। दोनों वहां के एक स्टोर में चले जाते हैं। लकी आगे जाता है। लकी को देख वहां खड़ी सारी सेल्स गर्ल जैसे खो सी गई। उन सब ने पहले इतना हैंडसम लड़का अपने शॉप पर नहीं देखा था। इससे पहले यहां सिर्फ अधेड़ उम्र के लोग ही आए थे। एक लड़की तुरंत लकी से बात करने के लिए पास जाती है। वो कहती है कि हेलो सर, हमारे स्टोर में आपका स्वागत है। उस सेल्स गर्ल को लकी से पहले बात करते देख बाकी की सेल्स गर्ल जलने लगती है। तभी वो सब लकी के पीछे राधिका को आते देख उनका सारा जोश धीमा पड़ जाता है। ऐसा नहीं था कि वो सब लकी पर चांस नहीं मारना चाहती थी, लेकिन राधिका के ब्यूटी के आगे वो सब फीकी पड़ रही थी, इसलिए उन सब ने हार मान ली थी। दोनों शॉप के अंदर आकर इधर उधर देख रहे थे। राधिका काफी सारे ड्रेस को देखने के बाद एक ड्रेस सिलेक्ट करती है जो कि एक शर्ट पैंट थी। वो उसे लाकर लकी को ट्राई करने के लिए ट्यूटोरियल रूम में भेज देती है। कुछ देर बाद लकी वो कपड़ा पहनकर बाहर आता है। लकी उस वेस्टर्न कपड़ों में काफी हैंडसम और चार्मिंग लगा रहा था। लकी को देख वहां खड़ी लड़कियां तो लकी की दीवानी हो जाती है। एक सेल्स गर्ल लकी के पास आकर कहती है, सर ये ड्रेस तो आप पर काफी जच रही है। वो लकी से कहती है, सर क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूं? वो मन ही मन सोच रही थी कि भले ही मैं इस हैंडसम को पा नहीं सकती,
लेकिन एक फोटो लेकर देख तो सकूंगी। लकी उससे कहता है, क्यों नहीं। दोनों एक सेल्फी क्लिक करते हैं। तभी वहां और भी दो सेल्स गर्ल आकर सेल्फी क्लिक करवा लेते हैं। लकी को वहां किसी सेलिब्रिटी की जैसे फीलिंग आ रही थी। लकी जैसे ही राधिका की तरफ देखता है तो डर जाता है, क्योंकि राधिका उसे काफी गुस्से से घूर रही थी। लकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राधिका इतने गुस्से में क्यों है। इधर राधिका बड़बड़ाए जा रही थी। देखा तो कैसे लड़कियों से चिपक रहा है। मन तो कर रहा है कि इन लड़कियों के साथ इसका भी सर फोड़ दूं। एक सेल्स गर्ल को लकी के साथ और चिपकते देख अब राधिका से रहा नहीं गया। वो तुरंत लकी के पास जाकर उन सभी सेल्स गर्ल को लकी से दूर करते हुए कहती है, ये क्या लगा रखा है? क्या आप सब ऐसे ही अपने सभी कस्टमर को परेशान करती हैं? राधिका की डांट सुनकर वो सब उसे सॉरी बोलती हैं और वहां से जाने लगती है। एक सेल्स गर्ल जो लकी से पहले कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी, वो बड़बड़ाती है, ओवर प्रोटेक्टिव गर्लफ्रेंड कहीं की। ये कहते हुए वो राधिका के पास से गुजर रही थी। राधिका उसकी बात सुन लेती है और उसे घूरने लगती है। राधिका को ऐसे जेलसी फील करते देख लकी मन ही मन खूब हंस रहा था। यानी उन सभी सेल्स गर्ल को फिर से देखने लगती है, जो दूर से ही अब भी लकी को ही देखे जा रही थी। राधिका लकी से कहती है, तुम जाओ जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लो, इसे हम पैक करा लेते हैं। लकी हां में सिर हिलता है और ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। लकी के जाने के बाद वो सभी सेल्स गर्ल अपने अपने कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद वहां लकी आ जाता है। राधिका एक गाउन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्या मैं ये वाली ट्राई करूं? मैं इसमें कैसी लगूंगी? लकी एक सेल्स गर्ल को बुलाकर उस गाउन को निकालने को कहता है। वो सेल्स गर्ल कहती है, मैडम ये गाउन 50,000 की है, क्या आप सच में इसे ट्राई करना चाहती हैं? राधिका एक बार के लिए सेल्स गर्ल की बातें सुनकर चौंक जाती है। फिर वो कहती है, आप निकालिए तो सही, पैसों की चिंता मत कीजिए। राधिका उस ड्रेस को लेकर ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। अंदर राधिका उस गाउन को पहन लेती है, लेकिन पीछे उससे गाउन का जिप बंद नहीं हो रहा था। तो वो ट्यूटोरियल रूम का दरवाजा हल्के से खोलकर सेल्स गर्ल को बुलाने लगती है, मगर उस सेल्स गर्ल ने उसे सुनते हुए भी इग्नोर करती है। ये वही सेल्स गर्ल है जो राधिका से चिढ़ी हुई थी। वहां लकी के अलावा और किसी को न पाकर राधिका फिर लकी को ही अंदर बुला लेती है। लकी एक कंफ्यूज सा चेहरा लेकर ड्रेसिंग रूम में आ जाता है। राधिका पहले तो शर्मा रही थी, लेकिन फिर वो अपने बाल आगे की साइड करते हुए लकी से कहती है कि लकी प्लीज, क्या तुम ये जीप लगा दोगे? लकी राधिका के पीठ को साफ साफ देख पा रहा था। उसकी दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई थी। अचानक उसे वहां गर्मी लगने लगती है। भले ही एसी ऑन हो, उसके दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे। राधिका उसे अभी तक खड़े देख कहती है, लकी क्या तुम जल्दी करोगे? राधिका की बातें सुनकर लकी को होश आता है। वो कहता है, हां हां अभी करता हूं। वो राधिका के पीठ को चूम लेता है और उसे पीछे से हग कर लेता है। लकी के अचानक चूमने से राधिका के शरीर में मानो एक करंट सा दौड़ उठता है। तभी राधिका के कानों में एक हल्की सी आवाज आती है। कुछ देर हम ऐसे ही रहते हैं। राधिका के कानों में वो आवाज पड़ते ही राधिका मानो जाम सी गई थी। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ गया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर नर्वस होने के कारण कुछ कह नहीं पाई। लकी और राधिका एक दूसरे को हक किए कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे। लकी जैसे राधिका के परफ्यूम की खुशबू में डूब जा रहा था। अब उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। वो एक हाथ से राधिका की कमर और दूसरे हाथ में राधिका का सिर पकड़कर आगे से राधिका को किस करने लगता है। राधिका भी उसे नहीं रोकती, वो भी लकी का पूरा साथ देती है। किस करने के बाद लकी राधिका का जिप लगा देता है। दोनों ड्रेसिंग रूम से बाहर आ जाते हैं। तभी वहां एक सेल्स गर्ल आ जाती है जो राधिका को उस ड्रेस में काफी प्रशंसा करती है। फिर वो लकी की तरफ देखते हुए उसे एक टिश्यू पेपर देते हुए कहती है, सर आपके गालों पर लिपस्टिक लगी है। लकी ये सुनते ही तुरंत टिश्यू पेपर लेकर अपने गाल साफ करने लगता है और राधिका का गाल शर्म से लाल हो गया था। अब वो उस सेल्स गर्ल की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। वो सेल्स गर्ल राधिका को शर्माते देख समझ गई थी कि ट्यूटोरियल रूम में क्या हुआ होगा। वो राधिका को देखकर मुस्कुराने लगती है।
राधिका तुरंत वहां से ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज कर वापस आ जाती है। तभी वहां एक 40 से 45 साल का आदमी एक 22 से 23 साल की लड़की के साथ हाथ में हाथ डाले हुए आता है। वो लड़की राधिका के हाथ में उस ड्रेस को देखते ही कहती है, हनी, मैं ये ड्रेस लेना चाहती हूं, क्या तुम दिला दोगे? वो आदमी उस ड्रेस को देखते हुए वहां खड़ी सेल्स गर्ल से कहता है कि मुझे ये ड्रेस चाहिए। वो सेल्स गर्ल कहती है, पर सर, ये ड्रेस उन्होंने पहले पसंद किया था। जिस पर वो आदमी कहता है कि पर पेमेंट तो नहीं की, उसके प्राइस में 10,000 और ऐड कर दो, और 10,000 मैं तुम्हें तुम्हारा कमीशन अलग से दे रहा हूं। क्या अब भी तुम मुझे मना करोगी? अब सेल्स गर्ल हिचकिचाने लगी। सेल्स गर्ल को ऐसे हिचकिचाते देख लकी सोचता है कि अच्छा, तो बूढ़ू को मेरे साथ खेलना है तो ठीक है। लकी कहता है कि मैं इस ड्रेस के 2 लाख देता हूं। 2 लाख सुनकर तो वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। अब उस आदमी में भी इसे खरीदने की हिम्मत नहीं थी। लकी फिर उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वैसे भी ये ड्रेस इसके साइज की नहीं है। वो लड़की राधिका से हाइट में काफी छोटी थी। पहले तो राधिका ही लकी के लिए ड्रेस लेना चाहती थी, मगर यहां सब उल्टा हो गया। लकी ने ही उस गाउन के लिए पेमेंट कर दिया था। दोनों माल से बाहर आ जाते हैं। राधिका लकी से कहती है कि लकी, चलो तुम्हारे विला चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट सोचा है। लकी कहता है कि कैसा गिफ्ट? यानी कहती है, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, जब हम पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें दूंगी। लकी राधिका से कहता है, क्या तुम मुझे उसे ड्रेस के खरीदने के बदले वो गिफ्ट देना चाहती हो? अगर ऐसा है तो मैं नहीं लूंगा। राधिका उसे मना करते हुए कहती है कि इसमें क्या है, तुमने मेरे लिए ड्रेस ली और मैंने तुम्हारे लिए। ये गिफ्ट मैंने यहां आने से पहले से ही सोच रखा था। लकी और राधिका विले के लिए कार से निकल गए। रास्ते में लकी क्यूरियस होकर पूछता है कि तुम मुझे क्या गिफ्ट देने वाली हो? राधिका कहती है कि वो मैं अभी नहीं बताने वाली। लकी राधिका की बातें सुनकर शांत हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि आखिर राधिका ने क्या सरप्राइज प्लान किया होगा। दोनों जल्द ही नंबर 1 रेसिडेंट में आ जाते हैं। वे दोनों अंदर जाते हैं। लकी राधिका से कहता है कि मैं जा रहा हूं स्विमिंग करने। राधिका कहती है, ठीक है, जाओ। लकी राधिका को कुछ याद दिलाना चाहता था। वो ये याद दिलाना चाहता था कि राधिका ने उससे शर्त लगाई थी, जिसे हारने के बाद उसे स्विम सूट में लकी के साथ स्विमिंग करना है। लेकिन राधिका की तरफ से कोई रिएक्शन न देख लकी अकेले ही विले में बने स्विमिंग पूल पर चला जाता है। लकी पूल के बगल में बैठा था। तभी एक आवाज आती है, हे लकी। ये सुनते ही जैसे उसने उस तरफ देखा जिस तरफ से आवाज आई थी, तो देखकर एकदम बर्फ की तरह जम गया। उसकी धड़कनें एकदम बढ़ जाती है, क्योंकि उसके सामने राधिका स्विम सूट में खड़ी थी। वही स्विम सूट पहनकर जिसे अभी कुछ देर पहले ही माल से लकी ने पसंद किया था। उस स्विम सूट में राधिका के शरीर का 90% भाग दिख रहा था। हालांकि लकी ने राधिका को इससे पहले भी कई बार देखा था, लेकिन इतने ध्यान से कभी नहीं। लकी उसे लगातार एकटक देखे ही जा रहा था। लकी को ऐसे एकटक देखते देख राधिका उसके पास आकर कहती है, क्या अभी तक तुम्हारा मन नहीं भरा? देखो, मैंने आज अपने प्रॉमिस को पूरा कर दिया है। राधिका की बात सुनकर लकी को होश आता है। वो कहता है कि हां, तुमने पूरा कर दिया, लेकिन जब जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम मुझे और अच्छी और अट्रैक्टिव और चार्मिंग लगने लगती हो। इस स्विम सूट में तो कहने ही क्या, एकदम कहर ढा रही हो। अब राधिका लकी की बातें सुनकर शर्माने लगती है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लकी उसकी इस तरह से प्रशंसा करने लगेगा। वो उसके बगल में बैठ जाती है, अपना पैर पूल में डालकर। राधिका अपने साथ कुछ फ्रूट्स भी लाई थी। वो उसे बड़े प्यार से लकी को खिलाने लगती है। लकी कहता है कि ये फ्रूट्स तो तुम्हारे हाथों से खाने पर और भी मीठे लग रहे हैं। ये कहते हुए वो राधिका की उंगली को काट लेता है। राधिका तुरंत अपना हाथ दूर कर लेती है और कहती है कि लकी, तुम भी। राधिका इतना ही कह पाई थी कि लकी तुरंत पूल में कूद जाता है, जिसके कारण राधिका भी भीग जाती है। लकी स्विमिंग करते हुए पूल के उस पार जाता है और फिर बैक फ्लिप मारकर तेजी से स्विम करते हुए इस पार राधिका के पास आ जाता है। राधिका उसकी स्विमिंग स्किल को देखकर इंप्रेस हो गई थी, यानी कहती है कि लकी, तुम तो काफी अच्छा स्विमिंग करते हो। लकी कहता है,
हाँ, क्योंकि मैं इसे कॉलेज टाइम में करता था। राधिका, क्यों ना तुम भी मेरे साथ स्विमिंग करो? जिस पर राधिका कहती है कि नहीं। नहीं लकी, मुझे तैरना नहीं आता। लकी राधिका की बात पर हैरान होते हुए कहता है, क्या बात कर रही हो? आरडीजे कंपनी की जनरल मैनेजर को तैरना नहीं आता? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। राधिका कहती है कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं दूसरे गर्ल्स के साथ स्विमिंग करने नहीं जाती थी। मैं उसके बदले बिजनेस मैनेजमेंट की बुक्स को लाइब्रेरी में पढ़ने चली जाती थी। राधिका की बात सुनकर लकी कहता है, ओ, तभी तो तुम इतनी यंग एज में और आरडीजे ग्रुप ऑफ कंपनी को संभाल लेती हो। लेकिन राधिका, तुम्हें उस टाइम थोड़ा तो फन कर ही लेना चाहिए था। वैसे भी बीता समय दोबारा नहीं आता। चलो, तुमने उस समय स्विमिंग नहीं सीखा तो क्या हुआ, मैं तुम्हें इस टाइम सिखा देता हूं। इतना कहकर लकी राधिका को किनारे से पूल में उतार लेता है। राधिका डरने लगती है। वो कहती है, नहीं नहीं लकी, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे डर लग रहा है। लकी उसे कमर से पकड़ लेता और कहता है, अरे तुम डरो नहीं, मैं हूं ना यहां पर। राधिका कहती है, ठीक है, और फिर पानी में हाथ पैर मारकर प्रैक्टिस करने लगती है। राधिका को ऐसे ही हाथ पैर पानी में मारते देख लकी हंसे जा रहा था। कुछ देर बाद जब राधिका थक जाती है और वो लकी की कमर को अपने पैरों से लॉक कर लेती है, इसके बाद सीधे लकी को किस कर देती है। राधिका के ऐसा करने से लकी की धड़कन एकदम बढ़ जाती है और उसका गाल लाल हो जाता है। वो राधिका के इस हरकत से एकदम हैरान था, क्योंकि इससे पहले कभी भी किस राधिका ने नहीं बल्कि लकी ने पहले पहल की थी। लेकिन आज किस की पहल पहले राधिका ने की, इसलिए वो थोड़ा हैरान था। राधिका कहती है कि ये रहा मेरा गिफ्ट जो मैं तुम्हें देना चाहती थी, कैसा लगा? लकी कहता है, ये स्ट्रॉबेरी तो काफी मीठे थे, मुझे ये गिफ्ट काफी पसंद आया। अब राधिका शर्माने लगती है। वो अभी कुछ देर पहले ही स्ट्रॉबेरी खा रही थी, शायद उसी का फ्लेवर था। राधिका अभी भी लकी के ऊपर ऐसे ही कमर लॉक किए और उसके गर्दन में हाथ डाले हुई थी। लकी कहता है, मुझे ये स्ट्रॉबेरी और टेस्ट करना है। इतना कहकर वो राधिका को किस करने लगता है। दोनों ऐसे ही कुछ देर तक स्विमिंग पूल में एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद दोनों शॉवर लेकर अपने रूम में चले जाते हैं। लकी राधिका के लिए डिनर बाहर से मंगवाता है और दोनों डिनर एंजॉय करने लगते हैं। डिनर करने के बाद राधिका लकी के बेड पर दो पुराने से सिले हुए तकियों को देखने लगती है। उसे ऐसे देखते देख लकी कहता है, ये मैं इसे अनाथालय से लाया था। मैं पहले वही काफी साल रहा था, उसके बाद मुझे सुमन आंटी ने गोद ले लिया। मुझे इन तकियों से काफी लगाव है। राधिका लकी को देखते हुए कहती है, लकी, क्या तुम अनाथ हो? लकी कहता है, हाँ, पहले मैं था, लेकिन अब मेरे साथ मेरी आंटी और एक छोटी बहन है। राधिका उसे सॉरी बोलते हुए कहती है, मुझे पहले नहीं पता था। लकी कहता है, अरे कोई बात नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम्हें कहां से पता रहेगा, मैंने पहले तुम्हें बताया ही नहीं। चलो अच्छा, तुम यहां बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। राधिका लकी को बात पलटते देख समझ जाती है कि लकी उस बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो भी हां बोलकर बेड पर सो जाती है। दोनों काफी थकाने के कारण रात 10 बजे तक सो गए थे। रात में लगभग 11 बजे लकी का फोन रिंग करने लगता है। लकी फोन लेकर कमरे से बाहर चला जाता है ताकि राधिका डिस्टर्ब ना हो। कॉल पिक करके कहता है, हेलो आंटी, आप कैसी हो? कॉल के दूसरी तरफ से सुमन कहती है, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, क्या तुम ठीक हो बेटा? मैंने सुना कि तुमने पूजा से ब्रेकअप कर लिया है, क्या तुम अब ठीक हो? लकी कहता है, अरे आंटी, आप तो जानती हैं न कि आपका बेटा कैसा है। सुमन कहती, हां जानती हूं, इसीलिए तो चिंता लगी रहती है। चलो कोई बात नहीं, पूजा से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम चिंता मत करो, तुम्हें उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। वो तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं थी। वैसे जो हमारे बगल की सविता है, उसकी बेटी काजल काफी बड़ी हो गई है। मैंने उनके परिवार से तुम्हारी शादी की बात की है। वे लोग तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं। सैफरन होटल में कल सुबह पहुंच जाना। लकी सुमन की बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है, ये क्या आंटी, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। सुमन कहती है, नहीं, मैं सच कह रही हूं, कल जाना मिल लेना। लकी कहता है, आंटी आप तो मुझे बचपन से जानती हैं। सुमन कहती, हां जानती हूं, इसीलिए तो ये करने को कह रही हूं ताकि तुम ब्रेकअप को जल्दी से भूल जाओ।
मुझे तो तुम्हारा बस हंसता खेलता परिवार ही देखना है और 3-4 पोते पोतियां चाहती हूं, बस। पर आंटी, लकी इतना ही कह पाया था कि सुमन के कहती है, पर वर कुछ नहीं, तुम्हें जाना है तो जाना है बस। मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। कल अच्छे से तैयार होकर पहुंच जाना। लकी कहता है, ठीक है आंटी, मैं पहुंच जाऊंगा। लकी मान गया था क्योंकि वो जानता था कि उसकी आंटी उसे भेज कर रहेंगी, चाहे जो हो जाए। वैसे भी उसे सिर्फ मिलने ही तो जाना था। कौन सा रिश्ता फिक्स हो गया था। सुमन कहती है, ये हुई ना बात मेरा प्यारा बच्चा। जाओ जल्दी से सो जाओ, कल तुम्हें सुबह जल्दी भी तो उठना है। इतना कहकर सुमन फोन रख देती है। लकी कुछ देर वहीं खड़ा रहता है और फिर अंदर चला जाता है। वो राधिका को बेड पर सोता देखता है, जो सोते हुए मुस्कुरा रही थी। राधिका को देख लकी भी मुस्कुराने लगता है। लकी राधिका के पास जाकर उसके चेहरे से उसके बाल हटाते हुए कहता है, मिस राधिका, पता नहीं कब मैं आपको चाहने लगा। पता नहीं आप भी वैसा फील करती है जैसा कि मैं करता हूं आपके लिए, या फिर यह रिश्ता सिर्फ ऐसे ही है। इतना कहकर लकी सोफे पर जाकर सो जाता है। सुबह होती है। राधिका उठ जाती है। वो सोफे की ओर देखती है तो लकी वहां नहीं था। वो बेड से उठकर नीचे आती है तो देखी है कि नीचे टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए काफी सारे डिश रखी गई थी। तभी वहां लकी आता है, जो राधिका को सीढ़ियों पर देखते ही कहता है, तो तुम उठ गई, जाओ पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। राधिका लकी के इस जेस्चर से काफी खुश हो गई। पहले तो लकी सिर्फ उसके साथ फ्लर्ट ही किया करता था, लेकिन अब बदलाव उसमें साफ साफ देखा जा सकता था। कुछ देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। लकी राधिका को उसके ऑफिस के बाहर तक छोड़ देता है और उसके बाद सैफरन होटल की तरफ निकल पड़ता है। जल्दी ही वो होटल पर पहुंच जाता है। वो वहां वेटर से मिस सविता के नाम का रिजर्वेशन का पूछता है तो वेटर उसे एक प्राइवेट रूम के पास लाकर छोड़ देता है। लकी दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। उसे देखकर सविता खड़ी हो जाती है। वो उससे कहती है, क्या तुम ही लकी हो? हाँ, मैं ही लकी हूं, लकी ने कहा। सविता कहती है, चलो मैं तुम्हें सबसे मिला देती हूं। मैं काजल की मां सविता हूं। ये काजल और ये मेरा छोटा बेटा सोहित और ये काजल की आंटी है। लकी सविता और काजल की आंटी से नमस्ते करता है। सविता कहती है, अरे तुम वहां क्यों खड़े हो? यहां आकर बैठो, ये लो कॉफी पियो। लकी वहां लगी चेयर पर बैठ जाता है। सविता आगे कहती है, मैंने सुन रखा था कि तुम रियल स्टेट में काम करते हो, तो क्या तुम हमें एक बढ़िया सस्ता घर दिला दोगे? लकी कहता है, आंटी रियल स्टेट का काम तो मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूं। उसके बाद में आरडीजे कंपनी में एड डिपार्टमेंट में काम करता था, फिर वहां से भी फायर हो गया। सविता कहती है, क्या फायर हो गए? यानी कि अब तुम बेरोजगार हो? लकी कहता, नहीं, मैं अब टैक्सी ड्राइवर का काम करता हूं। सविता चिल्लाते हुए कहती है, टैक्सी ड्राइवर? कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? काजल सविता को शांत करते हुए कहती है, अरे मां, शांत हो जाओ। वैसे लकी दिखने में काफी अच्छा है, बाद में वो दूसरी नौकरी ढूंढ लेगा। सविता शांत होते हुए बोली, वैसे मेरी बेटी बैंक में काम करती है। क्या तुम उसे 20 से 25 लाख का कोई घर दिला दोगे और मेरे बेटे को 15 से 16 लाख की कार दिला सकते हो? ये सुनते ही लकी के मुंह से कॉफी बाहर आ जाती है। काजल भी एक मासूम सा फेस बनाते हुए बोली, अगर तुम मुझे सच में पसंद करते हो तो तुम इतना तो कर ही सकते हो। लकी मन ही मन सोचता है, 20 और 15 लाख, कुल टोटल 35 लाख कम से कम। ये लोग शादी का सोच रहे हैं या अपनी बेटी बेच रहे हैं? वैसे लड़का तो मैं हूं, फिर ये लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं? सविता कहती है, वैसे भी तुम अनाथ हो तो तुमसे कोई जल्दी शादी के लिए राजी नहीं होगा। लकी मन ही मन कहता है, ओह अच्छा, तो ये बात है, मैं अनाथ हूं तो मुझसे ही डिमांड की जाएगी। लकी कहता है, और कुछ बाकी है तो वो भी कह दीजिए, शर्माइए नहीं। तभी काजल की आंटी बोलती हैं, मेरे दामाद ने मेरे बेटे को 20 लाख की एक कार गिफ्ट की थी, और तो और उसने मेरी बेटी के लिए 35 लाख का घर भी खरीदा था। ये सुनते ही सोहित में मानो जोश आ गया। वो बोल पड़ा, मैंने सुना है कि जिस अनाथालय में तुम थे वो बंद होने वाला है, और वे लोग सभी अनाथालय के बच्चों को उनमें से कुछ पैसा और जमीन दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि। सोहित इतना ही कह पाया था कि उसके ऊपर एक गर्म कॉफी की कप गिरती है।
जिससे सोहित जलन के मारे चिल्लाने लगता है। ये कांड किसी और ने नहीं बल्कि लकी ने ही किया था। लकी वहां से कहते हुए निकल जाता है कि मुझे नहीं पता था कि ये लोग लालच में इतने अंधे हो जाएंगे। दोनों मां बेटी सोहित के ऊपर के गिरे कॉफी को जल्दी जल्दी पोंछने लगते हैं। तभी सोहित गुस्से में उठते हुए खिड़की के पास जाकर कहता है, लकी के बच्चे तेरी तो। इतना कहकर नीचे पार्किंग लॉट में खड़े लकी के ऊपर गमला फेंक देता है। लकी तुरंत साइड होकर बच जाता है। लकी अपने ऊपर देखते हुए बोला, खैर तुमने मुझ पर हमला किया, पर मुझे नहीं लगी। इतना कहकर अपनी जेब से चाबी निकालते हुए बोला, लेकिन मेरे कार पर जरूर डेंट लग गया है। अब बताओ तुम लोग इसकी भरपाई कैसे करोगे? लकी की बातें सुनकर उन तीनों के होश उड़ गए। चारों नीचे पार्किंग लॉट में आते हैं। सोहित सामने की ओर इशारा करते हुए कहता है कि क्या यह सच में तुम्हारी कार है? देश कहता है, हां मेरी ही कार है। पहले तो यह बताओ कि तुम इसके लिए भरपाई कैसे करने वाले हो। यह कार 100 करोड़ रुपए की है, तो इसे सही करवाने में मुझे लगभग 60 से 70 लाख तो लग ही जाएंगे। तो तुम एक काम करो, मुझे 50 लाख ही कॉम्प्लिसेट कर दो। तो बताओ पैसे चेक से दोगे या फिर बैंक ट्रांसफर करोगे? तभी सविता कहती है कि लकी, ये स्पोर्ट कार तुम्हारी है। अब लकी चिढ़ गया था। वो गुस्से से कहता है, नहीं नहीं, ये कार मेरी नहीं है, ये तो आपकी है। फालतू की बातें करना छोड़िए। आंटी पहले तो ये बताइए, आप पैसे कैसे दे रही हैं? मेरे पैसे मुझे 7 दिनों के अंदर मिल जाना चाहिए। तभी वहां काजल आती है। वो लकी से कहती है कि शांत हो जाओ लकी, क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं? लकी कुछ देर काजल के फेस को दिखता है, फिर दोनों वहां से कुछ दूर चले जाते हैं। लकी काजल से कहता है, कहो तुम्हें क्या बात करनी थी? काजल कहती है, लकी तुमने ये अच्छा किया कि मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। मैं तुमसे अपने भाई की तरफ से माफी मांगती हूं। रही बात कार के डेंट की, जितना तुमने मांगा था उतना तो नहीं है मेरे पास। मैंने कई साल से सेविंग करके रखी थी। काजल एक कार्ड लकी को देते हुए कहती है, इसमें 8 लाख है, बाकी का मैं धीरे धीरे तुम्हें दे दूंगी। आशा करती हूं मेरे भाई और हम सब के बर्ताव के लिए माफ कर दोगे। इतना कहकर काजल एक स्माइल पास करती है। लकी उसकी आंखों में देख पा रहा था कि उसे कितना रिग्रेट है और उसने बड़े मेहनत से ये पैसे कमाए होंगे। देश वो कार्ड ले लेता है और उसका फोन नंबर भी ले लेता है। वो अपने कार को लेकर वहां से जाने लगता है। सविता काजल से पूछती है कि क्या लकी उससे शादी करने के लिए मान गया? काजल ना में सिर हिलाती है, जिस पर सविता उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ देता है और कहती है, तुम किसी काम की नहीं हो। इतना कहकर सविता और सोहित वहां से जाने लगते हैं और काजल वहीं खड़ी रह जाती है। उन दोनों के जाने के बाद आखिर उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो कब से अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर अब उससे नहीं रुके। ये सब होते हुए लकी अपनी गाड़ी के रियर मिरर से देख रहा था। अब उसे काजल के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन फैमिली मैटर सोचकर वो वहां से निकल गया। कुछ देर कार चलाने के बाद उसे याद आया कि कल रात शॉपिंग करने के बाद विले पर आने पर राधिका ने उसे ऐप पर 5 स्टार रिव्यू दिया था। उस समय गिफ्ट के चक्कर में लकी ने चेक नहीं किया था कि तो वो इस समय सिस्टम को चेक करने लगता है, तो उसे रिवॉर्ड में डीके कमर्शियल एरिया और 2 लाख पॉइंट मिले थे। लकी कहता है डीके कमर्शियल एरिया। उसके इतना कहते ही वहां सारा आ जाती है, जो उसे डीके कमर्शियल एरिया के बारे में बताने लगती हैं। ये एरिया दिल्ली में यमुना नदी के एकदम किनारे पर है, जहां यमुना नदी के जरिए इंटरनल गुड्स सप्लाई दूसरे जगह पर की जाती है, क्योंकि यमुना नदी भारत के प्रमुख आंतरिक जलमार्गों में से एक है। तो ये पोर्ट है? लकी ने कहा। सारा कहती, हां पोर्ट तो है ही, और यहां लोग बोट राइडिंग भी करते हैं, और तो और इसमें एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है जहां कई प्राइवेट जेट है। लेकिन ये एरिया कई साल से लॉस में चल रहा है, क्योंकि यहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। लकी कहता है, ओह अच्छा, तो मैं अब समझा। तभी सारा कहती है, मास्टर चाहे तो आप इसे बेच भी सकते हैं। लकी कहता है, नहीं, वैसे भी मुझे पैसों की कमी थोड़ी है। सिस्टम ने मुझे अभी तक 5,000 करोड़ रुपए दे दिया है। होटल, कैबर कंपनी और विले से कमाई अलग अलग ही चल रही है। अब मुझे भारत का सबसे अमीर बिजनेसमैन बनना है। तभी सारा कहती है, वाह मास्टर, आप तो कमाल के हैं, आप पर तो मेरा दिल ही आ गया।
लकी कहता है, चल झूठी, तेरे पास दिल भी है, तू तो एक एडवांस एआई है। सारा कहती है, मास्टर आप शब्दों पर नहीं, भावनाओं पर जाइए। लकी कार में डीके कमर्शियल इंटरनल पोर्ट का मैप देखते हुए निकल पड़ता है। वो वहां के हेड मैनेजर सुमित कपूर को फोन पर एक मीटिंग करने के लिए भी कह देता है। जल्द ही वो डीके कमर्शियल एरिया में पहुंच जाता है। वो अंदर पोर्ट के बोट क्लब वाले एरिया में जाता है, जहां काफी लोग यमुना में बोटिंग कर रहे थे। तभी उसकी नजर एक अधेड़ उम्र के मोटे से आदमी पर पड़ती है, जिसे एक लड़की सेड्यूस करते हुए कह रही थी, मैनेजर मदन, मुझसे एक बोट का किनारे पर लड़ने के कारण कुछ भाग टूट गया है, कहीं आप इसके लिए मुझसे पैसे तो नहीं लेंगे? लड़की मदन के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कह रही थी। मदन कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बस आज रात आ जाना, सब माफ हो जाएगा। वो लड़की कहती है, ठीक है मिस्टर मदन। लकी उन दोनों की बातें सुन लेता है। वो मदन से कहता है, तुम ऐसे कैसे इसे बिना पैसे के छोड़ सकते हो? मदन को लकी का इंटरफेयर अच्छा नहीं लगा। वो बोला, मैं इस बोट क्लब का मैनेजर हूं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, इसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। वैसे तुम कौन होते हो इसमें बोलने वाले? जो करने आए हो वही करो और करके निकल जाओ। लकी कहता है, ठीक है, आप लोग अपना कंटिन्यू रखिए, मैं चला जाता हूं। लकी मन में सोचता है कि ऐसे लोगों की वजह से ही पोर्ट इतनी घाटे में चल रही है। वो जल्द ही पोर्ट के मेन ऑफिस में आ जाता है। वो वहां रिसेप्शन पर खड़ी लड़की के पास जाता है। वो लड़की कहती है, हेलो सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं? लकी कहता है, मेरा नाम लकी मौर्य है और मैं यहां सुमित कपूर से मिलने आया हूं। वो लड़की लकी का नाम सुनते ही कहती है, सर आप मेरे पीछे आइए, हेड मैनेजर कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वो लड़की लकी को कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर तक छोड़ देती है। हेड मैनेजर सुमित लकी से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो मिस्टर मौर्य, आपका यहां स्वागत है। लकी अंदर जाकर वहां लगी मेन चेयर पर बैठ जाता है। लकी कहता है, मीटिंग शुरू कीजिए। सुमित हिचकिचाते हुए कहता है कि मौर्य, अभी बोट क्लब के मैनेजर मिस्टर मदन नहीं आए हैं। करीब 15 मिनट बाद दरवाजा खोलते हुए मदन आता है और कहता है, मुझे देरी से आने के लिए माफ कीजिए, मुझे थोड़ा जरूरी काम करना था। जैसे ही उसकी नजर सामने के चेयर पर बैठे लकी पर पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो समझ गया कि इस पोर्ट का नया मलिक यही है। लकी एक झलक मदन को देखने के बाद कहता है, मुझे तुम जैसे झूठे, कामचोर और घटिया लोगों की यहां कोई जरूरत नहीं है, इसे यहां से अब भी निकाल दो। लकी के कहने की ही देर थी कि 2 सिक्योरिटी गार्ड मदन को वहां से ले गए। लकी बाकी सभी से आगे कहता है, मुझे इस पोर्ट से बहुत सारे ट्रेड करना है और बाकी की जगह से एविएशन से भी ट्रेड करना है। मुझे कामचोरी पसंद नहीं, जल्दी ही पूरे डी के एरिया को रिनोवेट कर दिया जाएगा। बस मीटिंग यहीं खत्म, मुझे बस आप लोगों से अच्छे रिजल्ट की आशा है। लकी कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ जाता है। बाहर सभी एम्प्लॉय कान लगाकर कॉन्फ्रेंस रूम की बातें सुन रहे थे। अचानक लकी के बाहर आने से वे लोग वहां से तुरंत हट नहीं पाए। लकी उन लोगों को मुस्कुराते हुए देखता है और फिर पीछे मुड़कर सुमित से कहता है, सभी एम्प्लॉय की सैलरी 20% बढ़ा दी जाए और साथ में मैनेजर की भी 20% बढ़ा दीजिए। लकी की यह बातें सुनकर तो वहां के सभी एम्प्लॉयों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वो सभी लोग लकी को थैंक यू बोलते हैं। लकी इतना कहकर वहां से निकल गया। लकी कार में बैठने ही वाला था कि उसका फोन डिंग करता है। लकी फोन देखता है तो द डार्क मून होटल के मैनेजर रविंद्र ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि उसके नाम पर एक पेंटिंग कोई देकर गया है, जिसके रिप्लाई में लकी लिख देता है कि उसे ले लो, मैं आकर उसे ले जाऊंगा। इतना कहकर जैसे ही फोन वापस अपने पॉकेट में रखता है कि उसका फोन रिंग करने लगता है। लकी फोन चेक करता है तो ये नोएडा के उसी वॉच सेंटर से कॉल था जहां से लकी ने करीब 1 हफ्ते पहले एक घड़ी ऑन ऑर्डर की थी। लकी कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ से आवाज आता है, मौर्य, आपकी पटेक फिलिप्सन मून 6ठा मॉडल वॉच आ गई है, आज शाम तक आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। तो क्या आप आज शाम घर पर हैं? नहीं, मैं आज शाम घर पर नहीं रहूंगा, लकी ने कहा। तो उस तरफ से आवाज आती है, तो सर आप अपना पता बता दीजिए, मैं खुद वहीं लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि ये घड़ी आपके अलावा हम किसी और के हाथों में नहीं दे सकते।
लकी कहता है ठीक है, फिर तुम इसे लेकर रविशंकर पैलेस आ जाना, मैं वहीं रहूंगा। इतना कहकर लकी फोन रख देता है और वहां से कार भगाकर निकल जाता है। 7 बजे शाम का समय रविशंकर पैलेस लकी बाहर पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क करता है। वहां से निकलकर वो अंदर पैलेस में जाने ही वाला था कि उसकी नजर वहां बाहर खड़ी एक लड़की पर पड़ता है, जो पैलेस में नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रही हो। वो हल्के ग्रीन कलर की उस गाउन में काफी खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। कुछ लोग तो शायद उसे ही देखने के लिए अंदर नहीं जा रहे थे। कई मेहमान उससे हाथ मिलाते फिर अंदर चले जाते, लेकिन वो वहीं शांति से खड़ी थी और उसकी नजर बेचैनी लिए किसी को ढूंढ रही थी। उस लड़की ने अपने हाथों में लिमिटेड एडिशन का छोटा सा पर्स भी ले रखा था। उसके बाल खुले थे। जब जब वो अपने लटों को हाथों से कानों के पीछे करती, तब तब वहां खड़े सिंगल लड़कों के दिलों पर 100 प्यार की तीर चल जाते। उसे लड़की ने थोड़ा सा मेकअप भी किया था, जो उसके चार्म को और भी बढ़ा रहा था। लकी उसे पहचान जाता है। ये कोई और नहीं, राधिका ही थी। लकी उसके पास जाकर उसके कानों में कहता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनते ही राधिका के गाल लाल हो गए। वो शर्माते हुए बोली, इसके लिए थैंक यू, और आज तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो इस सूट में। लकी कहता है, अरे नहीं, जरा अपने सामने उन लड़कों को तो देखो जो तुम्हें देखने के लिए ही यहां बाहर खड़े हैं। यानी एक नजर उन सब की ओर देखती है तो वे लोग राधिका को देखते ही वे सब इधर उधर देखने लगते हैं। कोई फोन पर झूठ की बात करने लगता है, मानो वो सब काफी बिजी लोग हैं और राधिका को न देख रहे हो। ये देख राधिका मुस्कुराने लगती है। वो लकी से कहती है, चलो अंदर चले, वैसे भी हम लेट हैं, पार्टी कब की शुरू हो गई है। लकी कहता है, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? राधिका थोड़ा अपना चेहरा छुपाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा थोड़ी इंतजार कर रही थी, मैं तो खुद अभी अभी आई हूं। लकी उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या सच में तुम अभी आई हो और मेरा इंतजार नहीं कर रही थी? लकी के अचानक यहां हाथ पकड़ने से राधिका की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, उसका झूठ पकड़ा गया था। वो तुरंत बहाना करते हुए कहती है, लकी जल्दी चलो, मेरे दादाजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लकी राधिका को बात पलटते देख समझ गया कि सच में राधिका उसी का इंतजार कर रही थी। इसके बाद सिर्फ मुस्कुराता रहा, कुछ नहीं बोला। वो राधिका के साथ अंदर चला गया। अंदर का माहौल एकदम भरा था। बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां आए थे तो कुछ अपने बेटों को भी साथ लाए थे, ताकि दूसरे बड़े बिजनेसमैन से अपने बच्चों की भी पहचान हो जाए। अंदर की लाइटें जब राधिका पर पड़ती है तो वो और भी चार्मिंग लगने लगती है। लकी तो उसे देखते ही रह जाता है। वहां खड़े कई लोग बातें करने लगते हैं, अरे ये तो मिस राधिका है, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। दूसरा कहता है, अरे तुम ये छोड़ो, उनकी काबिलियत इतनी है कि उन्होंने आरडीजे ग्रुप ऑफ कंपनी को जमीन से शिखर पर पहुंचा दिया है, वो भी इतनी कम उम्र में। वो इस खानदान की बड़ी बेटी है। खूबसूरती के साथ उनका तेज दिमाग भी है। उनकी पोजीशन तो हम लोगों से भी आगे की है। चलो एक बार उनसे मिल लेते हैं। वे लोग राधिका से हाथ मिलाते हैं। राधिका भी उनसे हेलो करती है और कुछ बातें करती है। फिर राधिका लकी के साथ आगे चली जाती है। एक आदमी अपने बेटे से बोल रहा था कि ये इस खानदान की सबसे बड़ी बेटी है, राधिका सिंह, जो अपनी फैमिली का लगभग सारा बिजनेस संभालती है, और दूसरी बेटी तो बस इधर उधर पैसे उड़ाती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यही इनके जायदाद की वारिस होगी। अगर तुम कुछ और काबिल होते तो मैं तुम्हारी शादी की बात उसके दादा रविशंकर से बात करता, लेकिन तुम तो एकदम नालायक हो। बस बाप का पैसा अपने दोस्तों के साथ उड़ाते रहते हो। कुछ सीखो, इससे कि लड़की होते हुए भी कैसे बिजनेस करते हैं, और तुम। ये कहते हुए वो गुस्से से अपने बेटे को देख रहे थे। वो लड़का भी शर्म से सिर झुकाए बस अपने पिता की बातें सुन रहा था। दूसरी ओर कुछ बिजनेसमैन के बेटे भी राधिका को देख रहे थे। वे सब तो उसे देखते ही रह गए थे। एक उनमें से बोल पड़ा, अगर राधिका की शादी मुझसे हो जाए तो करोड़ों की कंपनी मेरी हो जाएगी। एक बोला, कंपनी छोड़ मेरा, बस मिस राधिका से शादी हो जाए वही काफी है। दूसरा उसको सिर पर टपली मारते हुए बोला, अबे सपने देखना बंद कर, वो मिस राधिका हैं, हम जैसे लोगों को भाव भी नहीं देती। तभी एक लड़का बोल पड़ा, अबे वो देख, उसके साथ चल रहा लड़का तो काफी हैंडसम है, कहीं वो मिस राधिका का बॉयफ्रेंड तो नहीं। दूसरा लड़का बोला,
अरे हाँ, जैसे वो मिस राधिका के साथ चल रहा है। लग तो यही रहा है, क्योंकि मैंने सुना था कि मिस राधिका का आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। ये लड़का तो लकी है यार, इसको ब्यूटी और मनी दोनों ही मिल गई। वहां आए सभी लड़के लकी के राधिका के साथ होने से जल रहे थे। वहीं लड़कियों का हाल भी कुछ ऐसा ही था कि जो लकी को देखे जा रही थी और राधिका से जल रही थी। राधिका अपने दादाजी के पास जाकर उन्हें बर्थडे विश करती है। उसके दादाजी यानी रविशंकर सिंह लकी को देखकर राधिका से कहते हैं, राधिका, जरा हमें भी तो अपने इस फ्रेंड से मिलवाओ। आज तक तो तुम किसी भी मेल फ्रेंड को घर नहीं लाई। मुझे तो लगा था कि सिर्फ लड़कियां ही तुम्हारी दोस्त हैं। लकी सोचता है कि यानी मैं राधिका का पहला मेल फ्रेंड हूं। वो ये सोच ही रहा था कि किसी की चिल्लाने की आवाज आई। राधिका, क्या तुम इतनी नीचे गिर गई हो कि एक टैक्सी ड्राइवर को यहां इस दिन लेकर आ गई? वो लड़की रविशंकर के पास जाकर कहती है, दादाजी, ये लड़का एक टैक्सी ड्राइवर है। इसे कंपनी ने एक स्पोर्ट कार क्या दे दिया, ये तो घमंडी हो गया है। और यहां तक कि इसने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश भी की थी। ये सब बोलने वाली लड़की राधिका की चचेरी बहन आरूही थी, जिसे कल ही लकी ने केपी रोड से द डार्क मून होटल तक छोड़ा था। आरूही की बात सुनकर राधिका के दादा रविशंकर और उसके पिता राजवीर गुस्से से लकी को देखने लगते हैं। पहले तो राजवीर को लकी का उसके बेटी के साथ होने पर ठीक लग रहा था, लेकिन आरूही की बात सुनकर अब उनका लकी पर से भरोसा उठ रहा था। तभी राधिका बोल पड़ती है, आरूही, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बातों पर सब भरोसा कर लेंगे? मेरे रहते हुए लकी तुम्हें क्यों सेड्यूस करेगा? सबको पता है कि तुम कैसे कपड़ों की तरह लड़के बदलती रहती हो। रविशंकर सोचता है, राधिका की बातों में तो लॉजिक है। राधिका काफी सुंदर है और वही आरूही एवरेज है। वो जानता था कि उसकी छोटी पोती थोड़ी बिगड़ैल है, इसलिए वो अब गुस्से से आरूही को देखने लगता है। आरूही घबराते हुए कहती है, चलो अच्छा मान लिया कि इसने मुझे सेड्यूस नहीं किया, लेकिन ये है तो एक टैक्सी ड्राइवर ही। भला तुम इसके साथ कैसे हो सकती हो? आरूही को अपने बातों से मुकरते देख रविशंकर राजवीर समझ गए थे कि उसकी सेड्यूस करने वाली बात झूठी थी। रविशंकर थोड़ा सख्त आवाज में राधिका से कहते हैं, राधिका, क्या यह सच है? राधिका कहती हैं, हां, ये सच है, लेकिन वो कार लकी की है, उसे कंपनी ने नहीं दिया। आरूही कहती है, ये तो मेरा फ्यूचर हस्बैंड ही बताएगा। इतना कहते हुए वो अपने साथ एक लड़के को ला रही थी, जो 27 से 28 साल का था। वो लड़का सबसे हेलो करते हुए बोला, मेरा नाम मोहित मौर्य है। मैं कैबर टैक्सी कंपनी में मैनेजर हूं, और ये मैं बता दूं कि हमारी कंपनी ने अभी कुछ दिन पहले ही प्रीमियम सर्विस लाई थी, जिसमें कस्टमर को स्पोर्ट कारों की राइड दी जाती है। इतना कहकर वो रविशंकर के पास गया और उन्हें बर्थडे विश किया और गिफ्ट के रूप में उन्हें कुछ पुराने सिक्कों का कलेक्शन दे दिया। उसने आरूही से सुन रखा था कि उसके दादाजी को पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौक है, इसलिए अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए उसने ये गिफ्ट तैयार किया था। आरूही कहती है, दादाजी मोहित ने ये गिफ्ट कई दिनों के मेहनत के बाद तैयार किया है। इतना कहने के बाद वो राधिका की तरफ देख रही थी। मोहित अब आरूही के पास आकर लकी को देखने लगा और सोचने लगा कि इसे क्या लगा कि ऐरे गैर जो भी हो, वो सभी यहां आकर रिच होने का नाटक कर लेंगे। वो अभी ये सोच ही रहा था कि तभी वहां दो लोग आए जो लकी को ढूंढ रहे थे। लकी उन्हें अपने पास बुलाता है। लकी उनमें से एक को पहचान गया। ये वॉच सेंटर का मैनेजर था। वो लकी के पास आकर एक पेपर पर साइन करवाता है और फिर उसे एक बॉक्स देते हुए बोला, सर, ये रही आपकी वॉच। लकी कहता है, ओ अच्छा। वो हाथ बढ़ाकर लेने ही वाला था कि मैनेजर बोल पड़ा, सर, क्या आप इसे अभी पहनना नहीं चाहेंगे? इतना कहकर वो बॉक्स ओपन कर देता है। वहां खड़े एक बिजनेसमैन की नजर जैसे ही उस घड़ी पर पड़ती है, वो बोला, ये वॉच। उसने यह शब्द काफी जोर से कहे थे, जिसके कारण सबका ध्यान उस घड़ी की तरफ चला जाता है। तभी एक बिजनेसमैन बोल पड़ा, ये तो लिमिटेड एडिशन वाली पाटेक फिलिपे सनमून 6th मॉडल है। वहां लगभग सभी लोग बिजनेसमैन ही थे, तो भला कैसे वो इस घड़ी को न पहचानते? वो सब हैरानी से उस घड़ी और लकी की तरफ देखने लगे, क्योंकि वहां अधिकतर लोगों के पास वैसी घड़ी नहीं थी। आरूही और मोहित के तो आंख ही बाहर आ गए थे। जैसे ही वॉच का नाम सुना,
भले ही उन्होंने उस घड़ी को देखा ना हो, लेकिन नाम जरूर सुन रखा था। वे दोनों जिसे गंगू तेली समझ रहे थे, वो तो राजा भोज निकला। मैनेजर लकी को वो घड़ी पहना देता है और लकी को थैंक यू कहता है। उसने शॉप से वॉच खरीदने के लिए और उन्हें दोबारा वॉच सेंटर आने का भी कहता है। मैनेजर जानता था कि रिच लोगों की वॉच कलेक्शन करने का शौक रहता है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। ये लिमिटेड एडिशन की घड़ियों का प्राइस घटने के बजाय हमेशा बढ़ता रहता है। किसी ने अगर इसे 5 लाख की ली है तो कुछ सालों में बढ़कर यही 6 से 8 लाख की हो जाएगी। तब वो उस घड़ी को बेच भी सकता है। इसलिए रिच लोग हमेशा घड़ी का कलेक्शन रखना पसंद करते हैं। वो रविशंकर के पास जाकर उन्हें बर्थडे विश करता है। कहता है, आपकी ग्रैंड डॉटर तो लकी है। रविशंकर उसे थैंक्स करता है, क्योंकि दोनों की अच्छी पहचान थी। अक्सर रविशंकर उससे पुराने चीजों को खरीदता था। रविशंकर इतना तो समझ गया था कि लकी में कुछ तो बात है। मैनेजर वहां से चला गया। राधिका की चाची को अब जलन हो रही थी कि उसकी बेटी को छोड़कर राधिका को कैसे कोई इतना रिच हैंडसम लड़का मिल सकता है। वो राधिका से कहती है, लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे दादाजी के लिए कोई गिफ्ट तैयार नहीं किया है। जो वॉच थी ये भी उसने खुद ही पहन ली। राधिका की चाची को अब लकी आंखों नहीं भा रहा था। वो उसे सबके नजरों में नीचे गिराने के लिए ये सब काफी जोर की आवाज में कह रही थी, ताकि सभी लोगों का ध्यान लकी की तरफ आ जाए और लोग लकी को बुरा समझने लगे। आरूही की मां को इनडायरेक्ट वे में राधिका को परेशान करते देख अब राधिका की मां को गुस्सा आने लगा। वो उन्हें कुछ जवाब देने के लिए उठने वाली थी कि राजवीर ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है। उसे क्या, कब, कैसे बोलना है और क्या करना है, ये सब पता है। हमें उसे ऐसे छोड़ देना चाहिए। वो सब अपना देख लेगी। राजवीर के समझाने के बाद उसकी मन शांत होकर बैठी रहती है। रविशंकर कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम यहां पार्टी में आए, वही मेरे लिए काफी है। रविशंकर बाहर से भले ही ये सब कह रहे थे, लेकिन वो भी लकी से गिफ्ट चाहते थे। राधिका अपने पर्स से एक बॉक्स निकलते हुए बोली, ऐसे कैसे नहीं चाहिए। लकी ने ये गिफ्ट आपके लिए तैयार किया है। इतना कहकर वो बॉक्स अपने दादाजी को दे देती है। रविशंकर बॉक्स ओपन करता है तो उसमें एक पत्थर था। राधिका बताते हुए कहते, ये धूमकेतु का पत्थर है। तभी उसकी चाची बोलती है, ये तो सस्ता सा सिर्फ एक पत्थर है। तभी लकी राधिका के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, ये गिफ्ट मैंने नहीं तैयार किया है। अब राधिका घबराते हुए लकी को देखते हुए बोली, तुम ये इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो। लकी राधिका के कंधों पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें मेरे लिए ये करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक गिफ्ट पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है। अब राधिका की आंखों में खुशी साफ साफ दिख रही थी। राधिका को खुशी इसलिए भी हो रही थी कि लकी उसके परिवार के लिए कुछ लाया है। उसे पता नहीं क्यों लकी के इस जेस्चर से काफी अच्छा लग रहा था। वो लकी से कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो लकी। लकी राधिका की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, हां बिल्कुल, ये थोड़ा प्रेशियस भी है। वो मेरी कार में है, मैं उसे उसी में भूल गया। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है। आरूही की मां राधिका से कहती है, देखो वो कहीं यहां से भाग तो नहीं गया। इतना कहकर वो हंसने लगती है। राधिका उन्हें जवाब देने ही वाली थी। वो ये सोचकर रुक गई कि लकी का गिफ्ट इसका बेहतर जवाब होगा। कुछ देर बाद लकी एक गिफ्ट लाकर रविशंकर को देते हुए उनको उनका जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। रविशंकर उसे थैंक्स करते हैं। वो उस गिफ्ट के लिए काफी उत्साहित लग रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही उसे खोल दिया और उसे देखते ही हैरानी से बोले, ये तो सर्वेश लाल की मशहूर पेंटिंग में से एक द व्हाइट हॉर्स पेंटिंग है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सच में मेरे हाथों में है। राधिका कहती है, सर्वेश लाल की पेंटिंग। रविशंकर कहता, हां सर्वेश लाल की। सर्वेश लाल 17वीं सदी के एक महान चित्रकार थे। उनकी ख्याति तो दूर दूर तक चीन से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई थी। उन्होंने अपने जीवन काल में कई पेंटिंग बनाई और वो सभी पेंटिंग मशहूर हो गए, लेकिन उस समय वो अचानक ही कहीं गायब हो गए। कई लोगों का ये कहना है कि वो मर गए थे
तो कई लोगों ने कहा कि उन्हें कुछ बड़े दूसरे चित्रकारों ने मरवा दिया, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। अब तक उनकी सिर्फ 20 पेंटिंग ही बची हुई है। उनमें से यह एक द व्हाइट हॉर्स पेंटिंग है, जो 19वीं रैंक पर आती है। इसकी प्राइस तो करोड़ों में होगी। तभी आरूही रविशंकर के पास आकर कहती है, दादाजी, कहीं आपकी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? क्या सच में ये वही पेंटिंग है? रविशंकर कहता, हाँ, ये वही है। इसकी कीमत करीब 10 करोड़ से ऊपर की हो तो होगी ही, लेकिन असली बात तो ये है कि लोग इसे उससे ज्यादा में भी नहीं बेचते। मैं पुरानी चीजों को इकट्ठा करता हूं, तो मुझे अच्छे से पता है कि ये सर्वेश लाल की ही पेंटिंग द व्हाइट हॉर्स ही है। दादाजी, आपकी आंखें सच में धोखा खा गई हैं। ये पेंटिंग फेक है। मोहित रविशंकर के पास आते हुए बोला। मोहित आगे बोला, हमारे कैबर टैक्सी कंपनी के सीईओ मदान सोनकर के पास सर्वेश लाल की 2 पेंटिंग है। उनमें से एक द व्हाइट हॉर्स वाली पेंटिंग है। एक बार उन्हें किसी ने उनके पेंटिंग के लिए 3 गुना ज्यादा पैसे ऑफर किए थे, फिर भी उन्होंने उसे नहीं दिया। मोहित की बातें सुनकर आरूही राधिका को देखते हुए लकी को पॉइंट आउट करते हुए बोली, राधिका, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो 1 नंबर का झूठा है। उसने एक नकली पेंटिंग को असली बताकर हमारे प्यारे दादी जी को धोखा देने की कोशिश की है। तभी आरूही की मां भी आरूही का साथ देते हुए बोली, हां राधिका, मुझे नहीं पता था कि तुमने एक धोखेबाज को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। वो तो भला हो मोहित का जिसने इसका भंडा फोड़ दिया, नहीं तो ससुर जी हमेशा एक झूठ को सच मानकर ही जीते। राधिका लकी का हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे लकी पर पूरा यकीन है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। लकी राधिका की बातें सुनकर इंप्रेस हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे और राधिका को मिले अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी राधिका मुझ पर काफी यकीन करती है। राधिका सच में बहुत अच्छी है। लकी अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी कागज के फटने की आवाज आती है। पता नहीं कब मोहित ने वो पेंटिंग रविशंकर से ले ली और उसे अभी फाड़ दिया। मोहित को ऐसा करते देख राधिका की आंखें तो बाहर आ जाती हैं। तभी मोहित हाथ झाड़ते हुए बोला, पुरानी चीजों की दुनिया में ये एक रूल है कि जैसे ही फेक चीज दिखे उसे तुरंत वहीं ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। वो आगे हंसते हुए कहता है, सभी लोग चिंता मत कीजिए, उस पेंटिंग को मैंने खुद एक बार अपनी आंखों से मदान के घर पर टंगा देखा था, इसलिए मैं आप सभी को अपनी तरफ से यकीन दिलाता हूं कि यह पेंटिंग फेक है। लकी सोचता है कि ओ अच्छा, चलो देखता हूं। राधिका गुस्से से मोहित को कहती है, तुम। तभी लकी राधिका का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम गुस्सा मत करो। तुम गुस्सा करने पर और भी अच्छी लगने लगती हो। मैं नहीं चाहता कि कोई और भी तुम्हें ऐसे देखें। इसे मैं हैंडल कर लूंगा। पहले जो राधिका चेहरा गुस्से से लाल पड़ा था, अब वो लकी के कॉम्प्लीमेंट के कारण शर्म से लाल हो गया। राधिका अब शांत होकर खड़ी हो जाती है। लकी मोहित के सामने आकर कहता है, तुमने कहा था कि तुम दिल्ली के कैबर टैक्सी कंपनी के मेन ऑफिस में मैनेजर हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अब से तुम वहां से निकल जा चुके हो। मोहित एरोगेंटली कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम कौन होते हो ऐसी घटिया बातें यहां करने वाले? लकी भी बड़े आदमियों वाला पोज बनाते हुए बोला, मेरे पास कैबर टैक्सी कंपनी का 20% इक्विटी शेयर है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता? मोहित चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? बकवास बातें करने की भी एक लिमिट होती है। फिर वो हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे? तभी आरूही भी बहती गंगा में हाथ धोने पहुंच जाती है। वो कहती है, सिस्टर राधिका, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सदमा तो नहीं लग गया? उसका झूठ पकड़ा गया तो वो अब कैबर टैक्सी एजेंसी का शेयर होल्डर होने का दावा भी कर रहा है। तभी राधिका भी लकी के पास आकर कहती है, लकी, ये समय मजाक करने का नहीं है। तुम मोहित को ऐसे नहीं डरा सकते। लकी भी धीरे से राधिका से कहता है, अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर मेरे पास 20% शेयर कंपनी के नहीं हो तो क्या तुम मुझसे इस पर कोई शर्त लगाओगी? राधिका शर्माते हुए बोली, तुम इस टाइम भी मुझे परेशान करने का मौका नहीं छोड़ते। हर बार शर्त तो तुम ही जी जाते हो। लकी मोहित से कहता है, तुम मिस्टर मदान को अभी कॉल कर सकते हो और उन्हें बता देना कि मैं लकी मौर्य हूं। वो तुम्हें खुद ही सारा सच और झूठ बता देंगे। मोहित कहता है, हां, मैं अभी कॉल करता हूं और कॉल स्पीकर पर करके मैं तुम्हें एक्सपोज करता हूं सबके सामने। इतना कहकर वो फोन निकालकर मिस्टर मदान को कॉल कर देता है। मदान कॉल पिक कर लेता है
तो मोहित बड़े सलीके से बोलता है, मिस्टर मदान, मैं कैबर कंपनी के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का मैनेजर मोहित मौर्य बोल रहा हूं। मदान कहता है, हां बोलो, क्या काम है? मोहित कहता है, मिस्टर मदान, क्या आप लकी मौर्य नाम के किसी आदमी को जानते हैं? मदान थोड़ा उत्तेजित होते हुए कहता है, हां, क्या तुम उनसे मिले? मैं तुम्हें पहले से बता देता हूं कि अगर तुम उनसे मिले तो उनके सामने अच्छे से पेश आना, उनका अच्छे से ख्याल रखना, वो जैसा भी करने को कहे वैसा ही करना। वो हमारे कंपनी के 21% इक्विटी शेयर के मालिक हैं। अगर तुम उन्हें ऑफेंड करने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हें तुरंत ही कंपनी से बर्खास्त कर दूंगा। मोहित मदान की बातें सुनकर घबरा गया। उसके तो पसीने छूटने लगे। वो जिसे ऑफेंड करने की बात कर रहे हैं, शायद उसने उसकी भर भर के बेइज्जती की है। मोहित बोला, यह सच नहीं है। लकी तो कह रहा था कि वो 20% शेयर होल्ड करता है। मिस्टर मदान, शायद आप किसी दूसरी ही सेम नाम के व्यक्ति से मिले हों। मदान कहता है, नहीं, तब वह वही है, क्योंकि उन्होंने मुझसे सर्वेश लाल के मशहूर पेंटिंग द व्हाइट हॉर्स ली थी, तो मेरा कोई घाटा ना हो, इसलिए उन्होंने 1% शेयर मेरे नाम कर दिया। ये सुनकर तो मोहित के हाथ घबराहट के कारण कांपने लगे और उसका फोन उसके हाथ से नीचे गिर गया। ऐसा मोहित का ही नहीं, वहां खड़े लगभग सभी लोगों का यही हाल था। वे सभी बस मूक बने हैरानी से लकी को देख रहे थे। लकी हाथ हिलाते हुए बोला, तो अब तो तुम्हें पता चल ही गया। कैबर टैक्सी कंपनी के दूसरे बड़े शेयर होल्डर की अथॉरिटी से मैं तुम्हें तुम्हारे मैनेजर पद से निकल रहा हूं। आरूही तभी लकी के ऊपर भड़कते हुए बोली, लकी, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। आज हमारे दादाजी का जन्मदिन है, तो तुम ऐसे ही सब खराब नहीं कर सकते हो। तभी आरूही की मां भी कहती है, तुम राधिका के बॉयफ्रेंड हो तो कम से कम परिवार का तो मान रखो। लकी राधिका का हाथ पकड़ते हुए बोला, परिवार? हां, आप सभी राधिका के परिवार के लोग हैं। तभी तो राधिका को इतना कुछ कहने पर भी मैं आप दोनों को छोड़ रहा हूं। नहीं तो आज ही आप सभी को घुटने पर ला देता, जैसे कि वो मोहित अभी पड़ा है। मोहित को इतना बड़ा झटका लगा था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो घुटने पर बैठ गया है। लकी का इतना डरावना रूप देखकर दोनों मां बेटी घबरा जाती है। उन दोनों की अब आगे कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं हुई। आज राधिका मन ही मन काफी खुश थी, क्योंकि कोई उसके साथ खड़ा था, कोई उसके लिए बोल रहा था। हालांकि राधिका काफी मजबूत लड़की है, नहीं तो भला वो बिजनेस कैसे करती, लेकिन किसी को अपने लिए खड़े देख किससे अच्छा नहीं लगेगा। राधिका के मन में लकी के लिए अब और भी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वो उस पर अब और भी ज्यादा भरोसा करने लगी है। रविशंकर अपनी चेयर से उठकर पेंटिंग के फटे हुए टुकड़े उठाने लगते हैं। आज उनके सामने उनके आइडल चित्रकार सर्वेश लाल के एक मशहूर पेंटिंग के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो बस बैठे बैठे तमाशा देखते रह गए, क्योंकि उन्होंने लकी पर पहले भरोसा नहीं किया, जिसकी वजह से आज का उसका सबसे महंगा गिफ्ट बर्बाद हो गया। वो अंदर से दुखी और गुस्से दोनों में थे। वो मोहित को मन ही मन खूब गालियां दे रहे थे। वो एक गुस्से भरी नजरों से मोहित को देखते हैं। अगर नजरों से किसी को मारा जा सकता तो अब तक मोहित तो लाखों बार मारा जा चुका होता। राधिका अपने दादाजी को देखती है। वो अपने दादाजी का दुख अच्छे से समझ रही थी। ये दुख ऐसा था कि आपके आइडल, जिसके आप बहुत बड़े फैन हो, उन्होंने आपको ऑटोग्राफ दिया और वो कहीं आपसे खो गई हो। खैर, उन्हें इससे भी ज्यादा दुख हो रहा होगा, क्योंकि यहां ऑटोग्राफ नहीं, आपके आइडल की कोई चीज थी। वैसे बात यहां पैसों की नहीं थी, वैल्यू की थी। उस पेंटिंग की वैल्यू को भला कोई कैसे पैसों से खरीद सकता है? लकी मोहित के पास आकर कहता है, वैसे ये पेंटिंग मैंने दादाजी को दे दी थी। ये कम से कम 120 मिलियन यानी 12 करोड़ की तो थी ही। तो बताओ, इसके लिए तुम कैसे कंपेंसेट करोगे? मोहित लकी के कदमों में गिरते हुए बोला, लकी, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे दूसरा चांस दे दो। लकी दूर हटते हुए बोला, अभी कौन कह रहा था कि इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि ये नकली है? तब तुमने इस तरह से नहीं सोचा। तुम्हें पता होना चाहिए था ये सब करने से पहले कि ये मेरी औकात में है कि नहीं। वैसे अब तुम्हारी माफी से कुछ बदल नहीं जाएगा। मोहित अपनी इधर उधर देखता है, तो फिर वो आरूही से कहता है, आरूही, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, नहीं तो मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। आरूही हाथ झड़कते हुए बोली,
दूर हो जाओ। तुम मुझे तुम्हारा कर्ज देने के लिए कह रहे हो। शायद अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। मोहित कहता है, तुम मुझे कैसे इस हालत में छोड़ सकती हो? मैं हमेशा से तुम्हारे साथ अच्छे से रहा हूं। तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? आरूही उसे झटकते हुए बोली, दूर हो जाओ मुझसे, मुझे छूना भी मत। तभी लकी मोहित के पास आकर कहता है, तुम कैसे मर्द हो यार, इसके सामने झुक रहे हो? ये लड़की तुम्हारे लायक भी नहीं है। आरूही गुस्से से लकी से कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं इसके लायक नहीं हूं। लक्की उसको जवाब नहीं देता। वो सीधे राजवीर के पास आकर कहता है, राजवीर अंकल, अपने परिवार को लेकर अंदर रूम में चलिए। मुझे कुछ जरूरी बातें आपके परिवार से अकेले में करनी है। लकी का सीरियस फेस देखकर राजवीर भी समझ गया था कि जरूर कुछ गंभीर मुद्दा है, इसलिए लकी ऐसा कह रहा है। वो लकी को हां में सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है। इतना कहकर वो सभी परिवार वालों को लेकर अंदर के कमरे में चले आए। लकी भी अंदर आकर दरवाजा बंद कर देता है। रविशंकर लकी से कहता है, लकी बेटा, आखिर बात क्या है जो तुमने हमें अकेले में यहां बुलाया है? क्या मुद्दा गंभीर है? क्या वो हमारे परिवार से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है? रविशंकर जब से लकी के बारे में सुने कि वो उस कंपनी का 20% शेयर होल्डर और उसकी दी गई पेंटिंग असली थी, तब से लकी का उनकी नजरों में वैल्यू बढ़ गई थी। अब तो वो लकी को मन ही मन अपना दामाद भी मान बैठे थे। इसलिए ही वो लकी के सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जरूर लकी कुछ गंभीर बात करने वाला है। लकी सीरियस टोन में कहता है, दादाजी, मुद्दा काफी गंभीर भी है और आपके परिवार से ही है, और ये आपकी छोटी पोती यानी कि आरूही के बारे में है। सारी बातें अपने ऊपर आते देख आरूही को गुस्सा आने लगता। वो गुस्से से लकी को देखते हुए बोली, ज्यादा बकवास मत करो, जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो। अगर फालतू की बातें हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लकी थोड़ा सांस लेते हुए बोला, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने अनुभव के लिए टैक्सी ड्राइवर का काम करता हूं। लकी आरूही की ओर देखते हुए कहता है कि कल तुम मेरे कार में थी और द डार्क मून होटल गई थी। तो दोस्तों, आगे की कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए अपने ही चैनल वीके स्टोरी वर्ल्ड पर। और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।